सो हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का लास्ट का जो पार्ट है दैट इज रेगुलेशन ऑफ द गैसेस, कि किस तरीके से आप अपने ब्रीदिंग को, रेस्पिरेशन को रेगुलेट करते हो, एंड ऑल्सो सम डिजीजेस रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो बेसिकली ये जो पूरा का पूरा जो सीरीज है, जिसमें अपन एनसीईआरटी को वर्ड टू वर्ड पढ़ने के साथ साथ साइड बाय साइड समरी भी देख रहे हैं। एंड ये सारी समरी पूरी एनसीईआरटी से ही है, डिराइव्ड है इन द फॉर्म ऑफ टेबल, इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट। तो अगर आपको इस तरीके का वीडियोस अच्छे लगते हैं एंड आप चाहते हो कि मैं और इस तरीके से वीडियोस डालूं, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, दैट इज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। फाइन। तो बेसिकली आज का टॉपिक जो है बहुत इजी सा है, इतना कोई हार्ड नहीं है, हमें बस 3-4 चीज़ें याद रखनी है, कैसे क्या चलना है। ओके, पहले हम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, उसके बाद हम समरी से रिवाइज कर लेंगे। Okay, so regulation of the respiration. Human being have a significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm to suit the demand of the body tissue. Basically, अब इसको एक एग्जाम्पल से समझो आप लोग। जैसे कि जब आप लोग एक्सरसाइज करते हो या फिर बॉडी कोई सा भी वर्क करता है, या कोई भी चीज़ जो कि जैसे कोई चीज़ आप हैवी लिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और तो बॉडी उस एनर्जी को कैसे प्रोड्यूस करती है, हमारे सेल्स ऑक्सीजन को यूज़ करके जो भी हमारा फूड है उसको तोड़ते हैं, ग्लूकोज को तोड़ते हैं, और उससे एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड, एटीपी और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है। फाइन। तो अगर बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो ज़्यादा एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम बहुत जल्दी जल्दी रिस्पिरेशन करेंगे। ठीक है, तो हमारी बॉडी जो है वो अल्टर कर सकती है अपने नीड के अकॉर्डिंग। अगर हम लोग रेस्ट कर रहे हैं, बॉडी को एज ऑफ की ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कि हमारे नॉर्मल जो बॉडी है उसमें जो फंक्शंस हैं हो रहे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए जो भी हमारी नॉर्मल एनर्जी की ज़रूरत है, सिर्फ उतने एनर्जी रिलीज करेगी तो उतने ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से वो अपनी जो बॉडी है वो रेगुलेट करती है रेस्पिरेशन को। ठीक है, सो दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम। अब ये कौन रेगुलेट करता है? ऑब्वियस सी बात है, हमारा सीपीयू, दैट इज द न्यूरल सिस्टम। ठीक है, अ स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट इन द मेड्यूलर रीजन। अब ये याद रखना कि आपका एक पर्टिकुलर सेंटर है जो कि कहाँ प्रेजेंट है, ब्रेन के मेड्यूलर रीजन में। ठीक है, इन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, RRC। ठीक है, मेड्यूला के अंदर एक रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है जो कि प्राइमरीली सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल रहता है इस रेगुलेशन के लिए। ठीक है, नाउ अनदर सेंटर, दूसरा सेंटर कौन सा है? पॉन्स रीजन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसे आप बोलते हो न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्या बोलते हो? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। सो वी हैव टू सेंटर है, दैट इज प्राइमरीली सबसे पहले एक प्रेजेंट है RRC, दैट इज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? हमारे मेड्यूलरी रीजन में। और दूसरा कौन सा प्रेजेंट है? P फॉर पॉन्स एंड P फॉर न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। फाइन। ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, ये आपके रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शन को मॉडरेटली अल्टर करता है। ठीक है, नाउ न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम द सेंटर कैन रिड्यूस। ठीक है, न्यूरल सिग्नल फ्रॉम द सेंटर can reduce the duration of the inspiration and thereby alter the respiratory rate. अब इन सेंटर से जो भी न्यूरल सिग्नल रिलीज होते हैं वो ड्यूरेशन कम कर देते हैं इंस्पिरेशन की, एंड इससे क्या होगा? रेस्पिरेटरी रेट अल्टर होगा। ड्यूरेशन कम करना इन द सेंस, देखो, जैसे कि एक नॉर्मल इंसान में जब पर्सन एक्सरसाइज या हेवी लिफ्ट नहीं कर रहा है, तो सपोज करो I1, मैं जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ, I1 दैट इज फर्स्ट इंस्पिरेशन और सेकेंड इंस्पिरेशन में, ठीक है,
गैप कितना है 1 सेकेंड का। ठीक है, मैं जस्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ, या ऐसे कर लेते हैं, ज्यादा हो जाएगा, सेकेंड तो बहुत कम हो गया। ओके, 1 मिनट का। अगर मैं ऐसे पर्सन की बात करूं जो किसी एक फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज है, किसी एक फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज है, तो उसमें क्या होगा? तो उसमें ये जो I1 फर्स्ट इंस्पिरेशन और सेकेंड इंस्पिरेशन का जो ड्यूरेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा। लेट्स सपोज इट रिड्यूसेस टू 40 सेकेंड्स। फाइन, आई होप ये चीज थोड़ी समझ में आई होगी कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अब हमारी जो सांसें हैं वो बहुत जल्दी जल्दी चलेंगी ताकि मैक्सिमम ऑक्सीजन सेल्स की तरफ जा सके। ठीक है, chemosensitive area is situated adjacent to the rhythm center, which is highly sensitive to the carbon dioxide and hydrogen ion. A very important point, नीट में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इस लाइन से क्वेश्चन आता है, बिकॉज कि जो आपका कीमो सेंसिटिव एरिया जो कहाँ प्रेजेंट है हमारे रिदम सेंटर के बगल में, वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन के लिए सेंसिटिव होगा। मतलब अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी या फिर डिक्रीज होगी, उससे इस कीमो सेंसिटिव एरिया को फर्क पड़ेगा। अगर तो कार्बन डाइऑक्साइड की पार्शियल प्रेशर जो है या इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो या डिक्रीज होगी, तो उससे आपके इन कीमो सेंसिटिव एरिया को फर्क पड़ेगा, ना कि ऑक्सीजन से। ठीक है, ऑक्सीजन से कीमो सेंसिटिव एरिया का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जो भी फर्क पड़ेगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके हाइड्रोजन आयन और कार्बन डाइऑक्साइड आयन की कंसंट्रेशन से ही, सॉरी, पार्शियल प्रेशर और कंसंट्रेशन से पड़ेगा। फाइन, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। इंक्रीज इन दी सब्सटेंसेस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर विच इन टर्न कैन सिग्नल द रिदम सेंटर टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस बाय विच दी सब्सटेंसेस कैन एलिमिनेटेड। सो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो मैं देती हूँ वो ये है कि एक काम करो, आप अपनी सांस रोक के रखो। ठीक है, जितनी देर आप रोक के रख सकते हो, मतलब एक जबरदस्ती नहीं, बस जितनी देर रोक सकते हो उतनी देर। ठीक है, अब जैसे ही आप रोक के रखोगे एक ऐसा टाइम आएगा कि आपका ब्रेन सिग्नल देगा कि भाई अब सांस लेना चालू कर दो, बिकॉज अंदर क्या हो रहा है, अंदर ये हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, उसका पार्शियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है। इसलिए अब सांस लेना चालू करो ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज आउट हो सके और ऑक्सीजन का इनटेक हो सके। ठीक है, तो ये याद रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन ही जो है वो इफेक्ट करेंगे आपके कीमो सेंसिटिव एरियाज को। फाइन, रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद द एओर्टिक आर्क। अब एक और चीज याद रखो कि आपके रिसेप्टर्स और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। एक तो एओर्टिक आर्क पे प्रेजेंट होते हैं और आपके कैरोटिड आर्टरी पे प्रेजेंट होते हैं। ऑल्सो कैन रिकॉग्नाइज चेंजेस इन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन concentration, send necessary signals to the rhythm centers for the remedial actions। ठीक है, सो ये रिसेप्टर्स भी आपके जो कहाँ प्रेजेंट है, एओर्टिक आर्क पे और कैरोटिड आर्टरी पे, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पर रिएक्ट करते हैं। इन्हें भी ऑक्सीजन से कुछ लेना देना नहीं होता। तो इन द फॉर्म ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इन द फॉर्म ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स, ये क्वेश्चंस इस तरीके से बहुत बार पोर्ट्रे किए गए हैं आपके सामने। ओके, तो ये वाली जो लाइन है, द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, ये पूरी की पूरी लाइन एज इट इज एनसीईआरटी की नीट में पूछी गई है। ठीक है, सो ऑक्सीजन का रोल रेगुलेशन में बिल्कुल भी नहीं है। फाइन, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, तो अब इसको अपन समरी से भी देख लेते हैं, जो हमने समरी प्रिपेयर करी है हमारे एनसीईआरटी से।
ओके, सो कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम कंट्रोल कैसे होगा? द न्यूरल सिस्टम कंट्रोल द रेट and the depth of the breathing according to the body's need, that is exercise or the rest. The regulation ensures the body tissue receives sufficient oxygen and can eliminate carbon dioxide effectively. Fine. नाउ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर्स ब्रेन में कहाँ है? सो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर लोकेशन है मेडुला ऑब्लिंगाटा, जो कि पार्ट ऑफ अ ब्रेन स्टेम है. फंक्शन क्या होता है? इट एक्ट एज द मेन कंट्रोल सेंटर दैट जनरेट एंड मेंटेन्स द बेसिक रिदम ऑफ ब्रीदिंग. फाइन. न्यूमोटेक्सिक सेंटर दूसरा लोकेशन है आपका रेस्पिरेटरी सेंटर का. सो ये आपके पॉन्स में प्रेजेंट होता है. ठीक है. मॉड्यूलेट द एक्टिविटी ऑफ द medullary rhythm center. It sends signals that limit the duration of inspiration. This helps in control the respiratory rate. For example, faster breathing. ठीक है, जब एक्टिव होता है तो ये फास्टर ब्रीदिंग करता है. आई होप ये चीज समझ में आई होगी इतनी सी. ओके फाइन. कीमोसेंसिटिव एरिया. अब कीमोसेंसिटिव एरिया कहाँ लोकेटेड है? तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पास में, नियर द रेस्पिरेटरी सिस्टम center in the medulla, sensitive to increase in the carbon dioxide and hydrogen ion concentration in the blood and the cerebrospinal fluid, that is CSF. Fine. Now, अब इसके फंक्शन क्या है? When CO2 and hydrogen level rises, indicating poor gas exchange or high metabolic activity, the area activates and signals the rhythm center. The rhythm center then increase the rate and depth of the breathing to expel more CO2 and restore the balance. वही बात है, rhythm center activate होंगे और फिर इससे breathing जो है वो आपकी डीप ब्रीदिंग करोगे ताकि ज्यादा से ज्यादा जो CO2 है, जो आपने जो बंद कर रखा था सांस, उसको आप एक्सपेल आउट कर सको और वापस से रिस्टोर कर सको. ठीक है, ऑक्सीजन के बैलेंस को, कार्बन डाइऑक्साइड के बैलेंस को रिस्टोर कर सको. नाउ कुछ पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स की बात कर ले तो लोकेशन आपकी कहाँ है इसकी? एओर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी. ये भी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन लेवल के चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं ब्लड में और करेक्टिव सिग्नल सेंड करते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर्स को. ठीक है, इसका फंक्शन यही है. ऑक्सीजन का जो रोल है वो लिटिल इन्फ्लुएंस ऑन रेगुलेशन. मेरे हिसाब से यहाँ पे हमें ये लाइन न लिख के ये लिखना चाहिए इनसिग्निफिकेंट रोल. इनसिग्निफिकेंट रोल. ठीक है, बिल्कुल भी रोल नहीं होता है ऑक्सीजन का. फाइन. कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आर द प्राइमरी ड्राइवर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम कंट्रोल. फाइन. तो एट लास्ट अगर मैं इसको पूरा कंक्लूड करूं तो द मेडुला ऑब्लिंगाटा एंड पॉन्स वर्क टुगेदर टू कंट्रोल ब्रीदिंग. द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर सेट्स द बेसिक पेस व्हाइल द न्यूमोटेक्सिक सेंटर फाइन ट्यून्स इट. ठीक है. कीमोरिसेप्टर्स इन द ब्रेन एंड द ब्लड वेसल्स डिटेक्ट CO2 and hydrogen ion concentration changes and help maintain hemostasis by adjusting breathing accordingly. Okay, now let's move on to the next topic, that is disorders of the respiratory rhythm. अगर मैं फर्स्ट डिसऑर्डर की बात करूं जो कि कॉमनली अपन को सुनने में मिल जाता है, दैट इज द अस्थमा. तो अस्थमा बेसिकली क्या होता है? सांस लेने में डिफिकल्टी होती है. ठीक है, और इस वजह से वीजिंग साउंड आता है कि ठीक है. तो जो अस्थमैटिक होते हैं जब वो सांस लेते हैं तो उनके, अगर आप गौर से सुनोगे तो उनके अंदर से आपको एक वीजिंग साउंड आएगा. क्यों आता है ये? क्योंकि उनके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स इन्फ्लेम्ड रहते हैं. कैसे रहते हैं? इन्फ्लेम्ड रहते हैं. सो ये चीज आपको याद रखनी है. अस्थमा में क्या होता है? देयर इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स व्हिच लीड्स टू द वीजनिंग साउंड एंड दिस मे लीड टू द डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग. ठीक है. नाउ एम्फाइसेमा सेकेंड डिसऑर्डर है. अब इसमें क्या होता है? ये एक क्रोनिक डिसऑर्डर है. क्रोनिक का मतलब होता है काफी लंबे टाइम से चलने वाली चीज. ठीक है. सो क्रोनिक डिसऑर्डर है जिसमें
एल्व्यूलर वॉल्स जो होती है, जो आपकी एल्व्यूलर वॉल्स होती है, वो डैमेज हो जाती है। मैं इतना एम्फसाइज करके इसलिए पढ़ा रही हूँ इन दोनों चीज़ों को, बिकॉज आपके ये दोनों चीज़ें कभी कभी थोड़ा मिक्सअप हो जाते हैं। कभी ऐसा लगता है कि अस्थमा में वॉल्स जो है वो डैमेज हो जाती है, किसकी, एल्वियोला की। बट एक्चुअल में जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनके इन्फ्लेमेशन की वजह से अस्थमा होता है। वेयर एज इम्फाइसेमा की अगर अपन बात करें तो वहां पे एल्वियोलर वॉल में डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया है वो डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्स डैमेज हुई एल्वियोलर वॉल की, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, जो कि वन ऑफ द मेजर कॉजेज है इसका सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग से एल्वुलर वॉल जो है वो डैमेज होती है, आपका रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया डिक्रीज होता है एंड अल्टीमेटली सांस लेने में दिक्कत होती है। तीसरा जो है दैट इज द ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो ये बेसिकली डिसऑर्डर तब डेवलप होते हैं जब आप किसी ऐसे ऑक्यूपेशन में काम करते हो जहां पर रेस्पिरेटरी सिस्टम या एयर के थ्रू आपके जो भी डस्ट है, सिलिका पाउडर है, वो एल्वुला तक पहुंच रहा है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम तक पहुंच रहा है। सो in certain industries, especially those involving grinding or stone breaking, so much dust is produced that the defense mechanism of the body cannot fully cope up with the situation. Long exposure can give rise to inflammation leading to fibrosis. Fibrosis matlab proliferation of the fibrous tissue, and thus causing serious damages. Workers in such industries wear protective mask. तो जनरली एक कॉमन आपकी डिजीज है सिलिकोसिस। सिलिकोसिस जिसमें सिलिका डस्ट जो है वो आपके एल्वुलाई में जमा होना चालू हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से अगेन रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज होता है, सांस लेने में दिक्कत आती है। फाइन। तो इसका एक एग्जाम्पल ये हो गया। तो अगर मैं बात करूँ डिसऑर्डर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो यहाँ पे वही अस्थमा दे रखा हुआ है पहला। तो अस्थमा में डेफिनेशन हो गई अ कंडीशन दैट कॉजेज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, दैट इज डिसेप्निया। ठीक है, जब भी सांस लेने में दिक्कत आती है उस टर्म को हम बोलते हैं डिसेप्निया। एंड व्हीजिंग साउंड एक विस्लिंग साउंड होती है ड्यूरिंग द ब्रीदिंग। इसका कॉज क्या है, इन्फ्लेमेशन एंड नैरोइंग और द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। इसकी वजह से क्या होगा, एयर पैसेज जो है वो स्वलन हो जाएगा एंड इट विल फिल्ड विद द म्यूकस, रिड्यूसेस एयर फ्लो एंड टू एंड फ्रॉम द लंग्स। ठीक है, एयर फ्लो जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। आप मतलब अंदर से लंग्स से बाहर की तरफ जो एयर आप एक्सपेल आउट करते हो वो भी कम हो जाएगी, और जो आप एटमॉस्फेयर से लंग की तरफ जो एयर इंस्पायर करते हो वो भी कम हो जाएगी। इसके सिम्टम्स क्या होंगे, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफिंग, चेस्ट टाइटनिंग और आपके वीजिंग। ठीक है, अब ट्रिगर्स क्या होते हैं कि और कैसे ट्रिगर होता है अस्थमा, तो कोई भी एलर्जी की वजह से, दैट इज एलर्जेंस, कोई से भी पोल्यूशन, कोल्ड एयर, एक्सरसाइज और स्ट्रेस की वजह से अस्थमा ट्रिगर होता है। फाइन, आई होप ये चीज समझ में आई होगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज द एम्फाइसेमा। सो अगर मैं एम्फाइसेमा की बात करूँ तो ये क्रॉनिक दैट इज लॉन्ग टर्म रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसमें एल्वुलर वॉल्स जो होती हैं वो डैमेज होता है। ये इफेक्ट क्या है, द सरफेस एरिया ऑफ द एक्सचेंज गैसेज इज ग्रेटली रिड्यूस, बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। लंग लॉस इलास्टिसिटी मेकिंग एक्सलेशन डिफिकल्टी, लंग्स में इलास्टिसिटी कम हो जाती है जिसकी वजह से एक्सपेंशन में दिक्कत आती है। ठीक है, नाउ मेजर कॉजेज क्या है इसके, सिगरेट स्मोकिंग, क्योंकि केमिकल्स जो होते हैं सिगरेट में वो एल्वुलाई को डैमेज करते हैं, लंग के स्ट्रक्चर को वीक करते हैं। सिम्टम्स क्या है, ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में दिक्कत, क्रोनिक कफ, बहुत टाइम से कफ का होना एंड रिड्यूस ऑक्सीजन इनटेक। नेचर ऑफ डिजीज ये इरिवर्सिबल होती है और प्रोग्रेसिव होती है। ठीक है, ये रिवर्स नहीं की जा सकती, ये प्रोग्रेसिव है। एक बार अगर एल्वुलर वॉल डिस्ट्रॉय हो गए, इनको दोबारा से रीजनरेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर एम्फाइसेमा। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज द ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो डेफिनेशन वही कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय लॉन्ग टर्म ऑफ एक्सपोजर टू द डस्ट और द हार्मफुल पार्टिकल्स इन सर्टेन वर्क प्लेसेस। कुछ ऐसे कामकाज वाली जगह जहाँ पर बहुत टाइम से पर्टिकुलर पर्सन आपके
डस्ट या फिर हार्मफुल पार्टिकल्स के साइड से एक्सपोज्ड है, जिसकी वजह से ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ये नॉर्मली जगह होती है माइनिंग, स्टोन कटिंग, ग्राइंडिंग या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में। Causes continuous inhalation of the fine dust overwhelms the lungs defense mechanism like mucus and cilia। इसकी वजह से इफेक्ट क्या होगा? persistent inflammation हो जाएगा, fibrosis होगा, leading to the stiffening। जब भी fibrosis होगा ना बच्चों, तो वहाँ पे stiffening होना चालू हो जाएगी and lung tissue में scarring होगी, reducing breathing efficiency। इसका प्रिवेंशन एक ही है कि जो पर्टिकुलर पर्सन्स हैं वहाँ काम कर रहे हैं, जो भी पर्टिकुलर वर्कर्स हैं वहाँ काम कर रहे हैं, वो अपने फेस को ढक के रखें मास्क से, एक प्रॉपर वेंटिलेशन हो उनके वर्क एनवायरनमेंट में। सो दिस इज द समरी ऑफ द डिसऑर्डर। ठीक है, सो अस्थमा में कॉजेज दे रखे हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। इफेक्ट क्या होगा? एयरवे का नैरोइंग हो जाएगी, वीजनिंग साउंड, डिफिकल्टी ब्रीदिंग। और आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हो? अवॉइड ट्रिगर एंड यूज इनहेलर्स। एम्फाइसीमा की बात करूँ तो कॉज सिगरेट स्मोकिंग, एल्वियोलर वॉल्स के डैमेज की वजह से ब्रेथलेसनेस होगी, लेस गैस एक्सचेंज होगा। और प्रिवेंट कैसे कर सकते हो? अवॉइड स्मोकिंग। एंड ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स में लॉन्ग टर्म डस्ट एक्सपोजर, फाइब्रोसिस ऑफ द लंग होगा, लंग स्टिफनेस, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, यूज ऑफ प्रोटेक्टिव मास्क। सो विद दिस वी हैव कंक्लूडेड आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आई होप इस तरीके के लेक्चर्स आपको अच्छे लगते होंगे एंड आप चाहोगे कि मैं इस तरीके के लेक्चर्स और लेकर आऊँ। सो प्लीज़ लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। और अगर आपको इस पूरे चैप्टर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे कमेंट करना, आई विल प्रोवाइड द फुल पीडीएफ ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। मतलब ये जो समरी मैंने बनाई है वो, अगर आपको समरी की पीडीएफ चाहिए जो बनाई है स्पेशली, वो आप लिख देना तो समरी पीडीएफ, तो मैं उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको मेरा नोट्स के साथ वाली पीडीएफ चाहिए, देन आई विल प्रोवाइड दैट ऑल्सो। बस आपको उसके लिखना है नोट्स पीडीएफ। तो थैंक यू सो मच एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।